राजमा, कढ़ी और छोले। पायल अपनी माँ और भाई के साथ रहा करती थी। ऐसे एक दिन पायल बाहर से घर आती है और आते ही अपनी माँ से कहती है, माँ, आपको याद है ना मेरी बचपन की सहेली कंचन जो पढ़ाई के लिए बाहर चली गई थी? वो वापस आ गई है। आज वो मुझे मॉल में मिली थी। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि क्या ही कहूँ, और इतना मीठा बोलती है। वो भैया के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। ठीक है, अगर तुझे पसंद है तो हम करण को भी दिखा देते हैं और फिर जल्दी ही दोनों की शादी करवा देंगे। शाम को जब करण घर आता है तो करण की माँ उसे सारी बात बताती है, जिस पर करण भी शादी के लिए हाँ कह देता है। अब बहुत जल्द पायल अपनी सहेली से अपने भाई के लिए बात कर लेती है, जिस पर कंचन भी इस शादी के लिए राजी हो जाती है। वो लोग कंचन के घर जाते हैं। करण को भी कंचन बहुत पसंद आती है। बहन जी, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है। अब आप हमें बता दीजिए कि आपको हमारा लड़का पसंद है या नहीं। अगर आपको हमारा लड़का पसंद है तो हम शादी की बात आगे बढ़ाते हैं। बहन जी, हमें भी करण बहुत पसंद है। अब जब दोनों परिवार को दोनों बच्चे पसंद है तो देरी किस बात की। इस तरह दोनों समधन एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करती हैं और कंचन और करण की शादी पक्की हो जाती है। देखते ही देखते कंचन और करण शादी जैसे एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं और कंचन अब शादी कर अपने घर आ जाती है। शादी की सारी रस्म खत्म होने के बाद अगली सुबह कंचन की पहली रसोई थी। कंचन अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं ऐसा करती हूँ, खाने में राजमा, कढ़ी और चावल बना लेती हूँ, साथ ही कुछ मीठा भी बना लेती हूँ। कंचन की बात सुनकर पायल अपनी माँ से धीरे से कहती है, माँ, भैया को तो राजमा और कढ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम भाभी को मना कर दो। तब तक करण भी वहाँ आ जाता है और कहता है, और बताओ माँ, आप अपनी बहू के हाथ से उसकी पहली रसोई में क्या बनवा रही हो? करण, मैं राजमा और कढ़ी दोनों बहुत अच्छी बनाती हूँ और मुझे वो दोनों बहुत पसंद भी है, तो मैं सोच रही थी कि यही दोनों चीजें बना लेती हूँ। राजमा और कढ़ी, ये भी कोई खाने की चीज है? मुझे दोनों चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है कंचन। तुम ये मत बनाओ, बल्कि इसकी जगह तुम छोले बना लो। क्या छोले? वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। छोले भी भला कोई खाने की चीज है? माँ जी, मैं तो राजमा और कढ़ी बनाऊंगी। बात को संभालते हुए कंचन की सास कहती है, अरे बेटा, इसमें इतनी बहस करने वाली बात क्या है? ऐसा करो, अभी राजमा और कढ़ी बना लो और रात को छोले बना लेना। लेकिन माँ, अब बस भी कर करण। कंचन का आज हमारे घर में पहला दिन है, उसे उसकी पसंद का खाना बनाने दे। और वैसे भी बीवी है वो तेरी, थोड़ा एडजस्टमेंट तो हो ही सकता है। ये सुनकर कंचन बहुत खुश हो जाती है। वो किचन में जाती है और राजमा और कढ़ी बना लेती है और सभी लोगों को देती है। कंचन के ससुर राजमा और कढ़ी खाकर कहते हैं, करण बेटा, आज तो बहू ने राजमा और कढ़ी बहुत ही अच्छे बनाए हैं। अगर तू खाएगा तो तू भी खाता रह जाएगा। करण ने मुंह टेढ़ा करके राजमा और कढ़ी खा ली, पर वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अब शाम हुई तो कंचन ने छोले बना दिए और खाना टेबल पर लगा दिया। उसके बाद कंचन छोले को देखकर मुंह बनाती हुई बोली, पायल, सुबह की कढ़ी बची हुई है ना? हाँ भाभी, किचन में ही रखी है। ठीक है, तो मैं सुबह की कढ़ी खा लेती हूँ, क्योंकि छोले तो मुझसे बिल्कुल नहीं खाए जाएंगे। ऐसा कहकर कंचन कढ़ी ले आती है और वो खा लेती है। अब अक्सर दोनों पति पत्नी की राजमा, कढ़ी और छोले को लेकर बहस हुआ करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन पायल अपनी माँ से बोली, माँ, राखी दीदी का फोन आया था, वो हमारे घर कुछ दिनों के लिए रहने आ रही है। अरे वाह पायल, ये तो बहुत अच्छी बात है। कब आ रही है वो? कल सुबह ही आ रही है माँ। ये राखी कौन है माँ? राखी करण भैया और मेरी कजिन सिस्टर है भाभी। वो करण भैया की बचपन की दोस्त है, दोनों की आपस में बहुत बनती है। अगले दिन सुबह सुबह ही राखी घर आ पहुंची। सभी लोग उससे मिलकर बहुत खुश हुए और करण भी उसके साथ बहुत देर तक हंसी मजाक करता रहा। फिर राखी बोली, करण, आज शाम के खाने में हम छोले पूरी खाएंगे। मुझे याद है कि तुझे छोले बहुत पसंद है और हम बचपन में भी साथ में मिलकर छोले खाया करते थे। हाँ हाँ राखी, क्यों नहीं, आज हम खाने में छोले पूरी खाएंगे। कंचन को राखी और करण की दोस्ती देखकर अच्छा नहीं लगता। शाम को कंचन खाना बनाने किचन में जाती है तो राखी भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और कहती है, लाओ कंचन, छोले मैं बनाती हूँ। करण को तो मेरे हाथ के छोले बहुत पसंद आते हैं। ठीक है राखी, तुम बना लो, लेकिन अब करण की पसंद काफी बदल चुकी है। राखी उसके तानों को समझ जाती है, लेकिन उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देती और छोले बना लेती है। करण छोले खाता है और फिर उसकी बहुत तारीफ करता है। अगले दिन राखी करण से कहती है, राखी, तूने सैयारा मूवी देखी? हाँ यार, बहुत अच्छी लव स्टोरी है। करण टीवी पर सैयारा मूवी लगा देता है और सभी लोग साथ में मिलकर देखने लगते हैं, लेकिन ये बात कंचन को बहुत बुरी लग रही थी। पायल धीरे से कंचन के पास आती है और चुपके से कहती है,
भाभी, मैं समझ सकती हूँ कि इन दोनों की दोस्ती आपको अच्छी नहीं लग रही। भाभी, भैया की और आपकी पसंद अलग अलग है। अगर आप एडजस्ट करके भैया की पसंद को अपनी पसंद बना लोगी तो भैया भी धीरे धीरे आपकी पसंद को पसंद करना सीख जाएंगे और फिर भैया की कोई भी इतनी अच्छी दोस्त नहीं बन पाएगी। पायल की बातें कंचन के दिल पर बहुत गहरा असर डालती है और वो पायल से कहती है, तुम सही कह रही हो कंचन, अपने और अपने पति की पसंद के बीच में मैंने किसी तीसरे को आने का मौका ही क्यों दिया। मेरी ही गलती थी। थैंक्स कि तुमने समय रहते मुझे समझाया। अब तुम देखना कि मेरे पति की मुझसे अच्छी कोई दोस्त नहीं होगी। अगले दिन कंचन सुबह सुबह नाश्ते में छोले बनाती है और सभी को सर्व करते हुए कहती है, माँ जी, आज मैंने नाश्ते में छोले बनाए। करण सही कहते हैं, छोले सचमुच बहुत अच्छे लगते हैं और राजमा और कड़ी कुछ खास नहीं लगती। वैसे भी मैं राजमा और कड़ी खाकर बोर हो गई हूँ। अब तो अक्सर नाश्ते में छोले और पूरी बना करेगी। ये सुनकर करण बहुत खुश हो जाता है। अब तो कंचन हर उस बात को पसंद करती जो करण को पसंद होती। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया था। एक दिन करण सुबह सुबह कंचन से बोला, कंचन, काफी दिनों से तुमने राजमा और कड़ी नहीं बनाई, वो भी इतने बुरे नहीं लगते। कभी कभी तो हमें वो भी खाना चाहिए। आखिर ये तुम्हारी पसंद का सवाल है। कंचन करण के मुंह से ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ राखी को ये बात बहुत बुरी लगती है। राखी समझ जाती है कि अब करण उसका बेस्ट फ्रेंड नहीं बन सकता, क्योंकि करण की बीवी ही उसकी बेस्ट फ्रेंड है। और वो सबको बाय बोलकर वापस चली जाती है और करण कंचन के साथ बहुत खुशी से जीवन गुजारने लगता है। रुक्मिणी नाम की एक गरीब विधवा बुढ़िया अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। कहते हैं, बुढ़ापे में जब शरीर कमजोर हो जाता है तो इंसान की देखने, सुनने और चलने की शक्ति बहुत कम हो जाती है। पर उस समय में जब कोई अपना ही बुढ़ापे के लिए ताना देने लगे तो इंसान शरीर के साथ साथ मानसिक तौर पर भी कमजोर हो जाता है। ऐसा ही रुक्मिणी के साथ हो रहा था। रुक्मिणी की बहू मालती उसे रोजाना बहुत ताने देती थी। हे भगवान, सत्यानाश! सारी रसोई में चाय की पत्ती गिरा दी। अरे आंखों से दिखता नहीं है तो कम से कम चश्मा लगाकर ही देख लिया करो। चाय बनाते हुए दिखाई क्यों नहीं दिया? इतनी महंगी चाय की पत्ती है, सारी की सारी जमीन के फर्श पर गिरी हुई है। मैंने तो तुमसे कितनी बार कहा है कि अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ा। अगर ये यहाँ रही तो पूरा घर खाली हो जाएगा। तुम कमाते रहना और ये बर्बाद करती रहेंगी। मालती, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। तुम्हें पता भी है, मालिक यहाँ शहर की फैक्ट्री बंद करके दूसरे शहर में फैक्ट्री लगाने का सोच रहे हैं। मेरे जैसे और भी मजदूर अब बेसहारा होने वाले हैं। हमारी नौकरी बस कुछ ही दिनों में चली जाएगी। ऊपर से तुम कोई ना कोई बात सुबह शुरू कर ही देती हो। अरे तो तुम्हारी नौकरी जा रही है, इस पर तुम मेरे ऊपर क्यों चढ़ रहे हो? मेरे पर क्यों गुस्सा हो रहे हो? मैं भी तो तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ कि अपनी माँ को समझाओ या तो रसोई में ना घुसा करे। माँ, तुम क्यों नहीं समझती हो? तुम रसोई में मत घुसा करो जब तुम्हें दिखाई नहीं देता। आज के बाद रसोई में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मालती अपने आप रसोई संभाल लेगी। बेटा, मैं तो मालती की मदद करने के लिए रसोई में जाती हूँ। वो बेचारी अकेली लगी रहती है, इसी वजह से मैं तो बस। कोई जरूरत नहीं है रसोई संभालने की, मैं अकेले कर लूंगी। ज्यादा ही शौक आता है तो बाजार से सब्जी लाने का काम कर लो, पर रसोई में मत घुसना। रुक्मिणी की बहू मालती ने उसे रसोई में घुसने से मना कर दिया। इस वजह से उसका मन बहुत खराब हुआ। अचानक रुक्मिणी के बेटे की नौकरी चली गई। घर में पैसों की बहुत तंगी आ गई। अब तो घर में 2 वक्त की रोटी बनानी भी मुश्किल हो गई। जो 2-4 रोटी ताजी बनी थी उनमें से 2 मैंने इन्हें दे दी और 1 गुंजन को। अब 1 रोटी का आटा बचा है। कहो तो मैं आपको बना के दे दूं ताजे आटे की, या फिर मैं खा लूं? तुम खा लो बहू, वैसे भी मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। उम्र के साथ साथ भूख कम लगती है। रुक्मिणी भूखी थी, पर उसने अपनी बहू और बच्चों को पहले खाना देना सही समझा। अपने बेटे महेश को परेशानी की हालत में देखकर रुक्मिणी से रहा नहीं गया और उसने विचार किया कि वो कहीं न कहीं काम करके अपने बेटे और बहू के लिए, उस परिवार के लिए कुछ पैसे कमाएगी। पर इस उम्र में उसे काम कौन देगा? वो इसी सोच में थी। एक दिन रुक्मिणी अपनी पोती के साथ मंदिर से लौट रही थी। तभी एक आदमी ने उसके हाथ में एक कागज दिया। लीजिए माताजी, आप भी इस प्रतियोगिता में भाग लीजिए। गुंजन बिटिया, ये आदमी क्या बोल रहा था? जरा पढ़कर तो बता, इसमें क्या लिखा है? दादी माँ, हमारे शहर में एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला है, जहाँ पर एक प्रतियोगिता रखी जा रही है जिसमें शहर की वृद्ध महिलाएं भाग ले सकती हैं। उन्हें एक ऐसा व्यंजन तैयार करना है जो बिल्कुल अनोखा हो, खाने में भी स्वादिष्ट हो और देखने में भी अद्भुत हो।
प्रतियोगिता जीतने वाले को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। क्या कहा? 10,000 रुपए का इनाम? इनाम की बात सुनकर रुक्मणी के मन में विचार आया कि क्यों ना वो भी इस प्रतियोगिता में भाग ले। रुक्मणी ने मन बना लिया। रुक्मणी को काफी साल हो गए थे पत्ते वाले राजमा चावल बनाए हुए, पर इससे बढ़िया व्यंजन कोई हो ही नहीं सकता था। यही सोचकर रुक्मणी ने प्रतियोगिता के लिए बढ़िया पत्ते लेकर और बढ़िया से चटपटे स्वादिष्ट राजमा चावल बनाए। उस दिन रुक्मणी ने अकेले बहुत मेहनत की। आपको क्या लगता है, आप ये बेकार से पत्तों में राजमा चावल खिलाओगे तो आपको वहाँ पर 10,000 रुपए का इनाम मिल जाएगा? कभी नहीं। पता भी है शहर की बड़ी बड़ी खाना बनाने में माहिर औरतें वहाँ पर आई हुई होंगी, उनके बीच आपके जैसे पत्ते में राजमा चावल खिलाने वाली को तो कोई पूछेगा भी नहीं। बाकी आपकी मर्जी। बहू, हमें सिर्फ मेहनत करनी चाहिए, फल देना तो भगवान के हाथ में होता है। मैंने मेहनत की है, बाकी तो ईश्वर को पता है कि मुझे उस मेहनत का फल मिलेगा या नहीं। मैं तो अपनी तरफ से यही सोचकर प्रतियोगिता में जा रही हूँ कि मैं ये जीत कर लौटूंगी। दादी, मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं आपको बीच बीच में चीयर अप करती रहूंगी। रुक्मणी थोड़ी घबराई हुई थी। वो प्रतियोगिता के स्थान पर पहुंचती है। वहां आए हुए सारे जज खाना टेस्ट कर रहे थे। रुक्मणी एक पत्ते में राजमा चावल, थोड़े से पनीर के टुकड़े, हरी चटनी, प्याज, खीरा, हरी मिर्च, नींबू से सजाकर पत्ते वाले राजमा चावल उन्हें खिलाती है। उसके बाद निर्णय सुनाया जाता है। यहाँ पर जितनी भी आदरणीय महिलाएं भाग ले रही हैं, उन्होंने अपनी मेहनत और हुनर से बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन तैयार करके हमें खिलाए हैं। अब निर्णय आ चुका है कि हमें सबसे ज्यादा किसका व्यंजन पसंद आया है। यहाँ पर हमने बहुत अलग अलग तरह के व्यंजन चखे, हमें सभी के व्यंजन बहुत पसंद आए, पर रुक्मणी जी के पत्ते वाले राजमा चावल बहुत ही असाधारण थे, पर बहुत ही अद्भुत तरीके से उन्हें सजाकर जो उन्होंने प्रस्तुति दी है, उससे हम बहुत इंप्रेस हुए। इसलिए आज की प्रथम पुरस्कार विजेता रुक्मणी जी हैं। हमारी पूरी टीम की तरफ से रुक्मणी जी को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाता है। रुक्मणी जी, बधाई हो, आपने सचमुच पत्ते वाले राजमा चावल बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाए थे। दादी, आप जीत गए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब तो भगवान की कृपा है कि उन्होंने मुझे हिम्मत दी ये सब करने की। साथ ही मेरी पोती मुझे बहुत हिम्मत देती है। रुक्मणी जी, मैं एक 5 स्टार होटल चलाता हूँ। मुझे आपके पत्ते वाले राजमा चावल की रेसिपी बहुत पसंद आई है। मैं चाहता हूँ आप हमारे 5 स्टार होटल के लिए काम करें। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ हमारे सभी शेफ को गाइड करना है। आपको इसके लिए अच्छी सैलरी मिलेगी। हमारे होटल की स्पेशलिटी होगी आपके पत्ते वाले राजमा चावल। जज की बात सुनकर रुक्मणी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। सब लोग रुक्मणी के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। जब महेश और मालती को सारी बात पता चलती है तो उन्हें भी रुक्मणी पर बहुत गर्व होता है। माँ, आज तुमने जो इस घर के लिए किया है, ये देखकर मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने हमेशा ही आपके बुढ़ापे को आपकी कमजोरी समझा, पर व्यक्ति की उम्र उसकी सफलता में कभी बाधक नहीं होती। ये आज मैंने देख लिया। आप हम सबकी प्रेरणा हो माँ जी। मैंने तो जो किया बस अपने बच्चों के लिए किया। महेश, मैंने तेरे लिए भी अरविंद जी से बात कर ली है। 5 स्टार होटल में वो तुझे भी नौकरी दे देंगे। अब हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं रहेगी। भगवान ने सब कुछ ठीक कर दिया। रुक्मणी की मेहनत और साहस से भरा कार्य सचमुच बहुत ही प्रेरणादायी